दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे यूपी पीसीएस, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 5। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या राजपूत काल। तो सही उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन बी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं स्थित हैं जो गुप्त काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन गुफाओं की संख्या कुल 9 है, जिनका पता डेंजर फील्ड ने लगाया था। बाघ की गुफा संख्या 4 और 5 को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाओं में केवल 6 गुफाओं 1 से 2, 9, 10 और 16, 17 के चित्र बचे हैं। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्र गुप्तकालीन हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सही उत्तर अद्वैत वेदांत। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। इनके समय में बौद्धों और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त हो रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया और हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रामानुजाचार्य, कबीर, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो सही उत्तर शंकराचार्य। केरल मालाबार तट से 825 ईस्वी में शंकराचार्य ने अपने सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। इनके सुधारों के समय से ही कोल्लम संवत 825 एडी की शुरुआत मानी जाती है। कलि संवत क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, कलि संवत भारत का प्राचीनतम संवत था, जिसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से मानी जाती है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से मालवा शासक विक्रमादित्य ने चलाया था और गुप्त संवत 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने चलाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोल्लम संवत का प्रारंभ शंकराचार्य या शंकर के जो है दार्शनिक सुधारों के समय से माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 पीठों की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो ये 4 पीठ हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। देखिए, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका। प्राचीन भारत के दार्शनिकों और धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य है। उनका मत अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है और अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। एक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कलचुरियों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है त्रिपुरी, करीतलाई, उज्जैन या जबलपुर। तो सही उत्तर त्रिपुरी। कलचुरी चेद वंश के शासकों की राजधानी त्रिपुरी यानी दाहाल मंडल थी। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कलचुरी वंश के राजाओं ने कलिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि धारण की थी और इस वंश के शासक गांगेय देव ने सोने के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन ने त्रिपुरी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो याद रखिएगा, कलचुरियों की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओडिशा, राजस्थान, असम और मेघालय। तो सही उत्तर कामाख्या मंदिर असम में है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। भगवती कामाख्या का शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। ये मंदिर नीलांचल अथवा नील शैल पर्वतमालाओं पर स्थित है और प्रत्येक वर्ष अम्बुवाची मेला यानी कामाख्या मेला असम में लगता है। तो याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चारवाक, वासवराज, विज्जल या चन्नवासव। तो सही उत्तर चारवाक को। दोस्तों, मानव जीवन का सबसे प्राचीन दर्शन या फिलॉसफी ऑफ लाइफ कदाचित चारवाक दर्शन है, जिसे लोकायत या लोकायतिक दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का शाब्दिक अर्थ जो मत लोगों के बीच व्याप्त है ये होता है, और जो विचार जन सामान्य में प्रचलित है इसको लोकायत कहते हैं। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चारवाक ऋषि थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाराहमिहिर के बारे में असत्य है। यहाँ पर देखिए, बाराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, बिल्कुल सही। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की थी, सही नहीं है। उनके पिता आदित्य दास थे, सही है। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की थी, सही है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। दोस्तों, दशमलव की खोज या दशमलव पद्धति की खोज जो है बाराहमिहिर के द्वारा नहीं बल्कि आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये बाराहमिहिर के बारे में सही नहीं है। बाराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में, बाराहमिहिर की रचनाओं में पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सही है, योग दर्शन पतंजलि सही है, न्याय जैमिनी सही नहीं है, वेदांत बादरायण सही है। दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं ये गौतम हैं, इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। ये दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक और तार्किक है। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, आन्वीक्षिकी आदि नामों से जाना जाता है। गौतम कृत न्याय सूत्र पर वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखी थी। उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन, जयंत आदि इसके प्रमुख दार्शनिक हैं। न्याय दर्शन में 16 तत्वों को स्वीकार किया गया है और जैमिनी जो हैं ये पूर्व मीमांसा के प्रणेता हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के जो हैं अक्षपाद गौतम और वेदांत के बादरायण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है अंड, मेध, छत्र या अंतराल। तो सही उत्तर अंतराल। दोस्तों, अंतराल बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। अंतराल नागर शैली के मंदिरों की विशेषता है। खजुराहो के चंदेलकालीन मंदिरों में चबूतरे पर गर्भगृह, अंतराल मंडप और अर्ध मंडप निर्मित किए गए हैं। बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूपों का निर्माण किया गया। अंड, मेध, छत्र, हर्मिका, यष्टि, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ और तोरण द्वार स्तूप के भाग होते हैं। तो याद रखिएगा, अंड, मेध, छत्र, हर्मिका, यष्टि, वेदिका और प्रदक्षिणा पथ ये सभी बौद्ध वास्तुकला या बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख भाग हैं। इसमें अंतराल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाकाटक नरेश ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हरितिपुत्र प्रवरसेन ने। वाकाटक नरेश हरितिपुत्र प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने महाराज या सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी है, ये विंध्य शक्ति का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने
4 अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन और कारण से संबंधित है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। कथन है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि वाणिज्यिक गतिविधि और जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर बहुत ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमेशा ऑप्शन ए में देता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ते हुए इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था। ऑप्शन है आपके फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज और चाणक्य। तो सही उत्तर ये फाहियान ने कहा है। फाहियान ने पाटलिपुत्र के औषधालय को तत्कालीन विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। फाहियान के अनुसार रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थीं। फाहियान ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की। उसका जन्म चीन के वुयांग में हुआ था। उसने पुरुषपुर में कनिष्क टावर और पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखा और अपने यात्रा विवरण में उसने मध्य देश का व्यापक वर्णन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र के चिकित्सालय और औषधालय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ औषधालयों के बारे में जो है फाहियान ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? परमारों द्वारा, कलचुरियों द्वारा, चंदेलों द्वारा या प्रतिहारों के द्वारा? तो सही उत्तर कलचुरियों द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया। वहाँ के मंदिरों में पातालेश्वर और महेंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। कलचुर शासक शैव मतानुयायी थे। इन्होंने विभिन्न शैव मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। कलचुर शासक लक्ष्मीकर्ण ने वाराणसी में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, सामंतवाद के अंतर्गत जागीर यानी फीफ और जागीरदानी यानी वासलेज में मूलभूत अंतर क्या था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, जागीर और जागीरदारी में क्या अंतर था? सही उत्तर आपका हो जाएगा जागीर संपत्ति अवयव था, जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अवयव। सामंतवाद के अंतर्गत जागीर यानी फीफ और जागीरदारी यानी वासलेज में मूलभूत अंतर ये था कि जागीर संपत्ति अवयव था, जबकि जागीरदारी व्यक्तिगत अवयव। मध्यकालीन भारत का वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था, उसे जागीर कहते थे। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट की 64 योगिनी मंदिर की प्रतिमाएं किस शताब्दी की मानी जाती हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर 10वीं शताब्दी। भेड़ाघाट की 64 योगिनी मंदिर को कलचुर शासकों ने माँ दुर्गा के रूप में स्थापित किया। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट और धुआंधार प्रपात के नज़दीक एक ऊंची पहाड़ी पर है। ये स्थली महर्षि भृगु की जन्मस्थली है और ये मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, परम सौगत की उपाधि किसने धारण की थी? भास्कर बर्मन, शशांक, राज्यवर्धन या हर्ष ने? तो सही उत्तर राज्यवर्धन ने। सम्राट हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन ने परम सौगत की उपाधि धारण की। गौड़ नरेश शशांक ने छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्ष सम्राट बना। हर्ष को मगध राज और सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। अब जान लीजिए, पाल शासक धर्मपाल ने भी परम सौगत की उपाधि धारण की थी। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो बौद्ध मतानुयायी था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है 8वीं से 13वीं शताब्दी को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। तो ये आपका सही है। कारण है कि वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन
ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। आप जानते हैं कि 8वीं से 13वीं शताब्दी को कभी कभी अंधकार युग कहा जाता है, और वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्रदान करना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है, आपको बताना है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या कश्मीर का मार्तंड मंदिर। तो सही उत्तर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान से ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। गुप्तकालीन इस मंदिर का केवल गर्भगृह अवशिष्ट है। इसका वास्तु भीतर गांव मंदिर के समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से 3 सही और 1 गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। पहला है, एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रेको द्वारा उठाया गया था। बिल्कुल सही है। ड्रेको एथेंस का राजा था। सही नहीं है। ड्रेको एक कुलीन पुरुष था। सही है। ड्रेको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था। सही है। दोस्तों, ड्रेको जो है ये एथेंस का राजा नहीं था। एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रेको के द्वारा उठाया गया। ड्रेको एक कुलीन पुरुष था और ड्रेको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था। 621 ईसा पूर्व में ड्रेको जो विधि विशेषज्ञ था, इसने लिखा था कि ड्रेको की संहिता स्याही से नहीं बल्कि रक्त द्वारा लिखी गई है। इसमें सुनियोजित और आकस्मिक हत्या में स्पष्ट अंतर मिलता है। न्याय संपादन में 51 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी और ड्रेको के कानून अत्यधिक निष्ठुरता के कारण एथेंस में अधिक सम्मान नहीं पा सका था। अगला प्रश्न है, ईशान बर्मन किस राजवंश से संबंधित था, आपको बताना है। आप देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, ईशान बर्मन किस राजवंश से संबंधित था। सेन, पाल, मौखर या प्रतिहार। तो सही उत्तर मौखर वंश। कन्नौज के मौखर वंश को सामंत स्थिति से स्वतंत्र कराने वाला शासक ईशान बर्मन था। वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला और मुद्राएं चलाने वाला प्रथम मौखरी शासक था। इसके बाद सर्ववर्मा, अवंती बर्मन और ग्रहवर्मा शासक बने। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ। ग्रहवर्मा की मृत्यु के साथ मौखरी वंश की सत्ता समाप्त हो गई और मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। अगला प्रश्न है, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी, आपको बताना है। यादव, काकतीय, होयसल या पांड्य। तो सही उत्तर काकतीय। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 ईस्वी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। रुद्रमा ने राजा गणपत देव के यहाँ रुद्रांबा नाम से जन्म लिया। राजा गणपत के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने ही शासन किया। जब रुद्रमा देवी ने शासन संभाला तो उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। रुद्रमा का विवाह पूर्वी चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। गणपति वारंगल के काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। उसने आंध्र, नेल्लौर, कांची, करनूल आदि को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और 1263 में सुंदर पांडे ने उसे हराकर कांची और नेल्लौर को छीन लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था। तो आप जानते भी होंगे, कश्मीर पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने कश्मीर राज्य पर शासन किया। उसने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया और दूसरी ओर काबुल तक विजय प्राप्त कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने विदेशों से राजनीतिक संबंध स्थापित किया और चीन में अपना राजदूत भी भेजा। ललितादित्य द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर यानी सूर्य मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैलोद्भव, भौम, गंग या सोम। तो सही उत्तर गंग वंश। दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंशी शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। एक आयताकार प्रांगण में इस मंदिर को रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा की वास्तुकला के
चरमोत्कर्ष का द्योतक है। अगला प्रश्न है, वाराहमिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम, शुक्र नीतिसार या बृहत संहिता। तो सही उत्तर बृहत संहिता। दोस्तों, वाराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना 6ठी शताब्दी में संस्कृत विश्वकोश के रूप में की, जिसमें मानवीय रुचियों के विविध विषयों पर लिखा गया है और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। दोस्तों, वाराहमिहिर कृत बृहत संहिता में ग्रहों की गति, खगोल शास्त्र, ग्रहण, वर्षा, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि और कर्मकांडों का वर्णन है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं और शुक्र नीतिसार शुक्राचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष और हाल। तो मिलिंद पन्हो नागसेन इसके लेखक थे। इसके अंतर्गत राजा मिलिंद यानी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। और आप जान लीजिए कि मिलिंद पन्हो जो है ये एक पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। प्रश्न है, बाल रामायण का लेखक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है विक्रमांक देव, राजशेखर, कल्हड़ या आर्यभट्ट। तो सही उत्तर राजशेखर। दोस्तों, आप याद कर लीजिए कि बाल रामायण के लेखक राजशेखर थे। कलचुर चेद के शासक युवराज प्रथम के काल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए। राजशेखर की अन्य रचनाओं में काव्य मीमांसा और विद्धशाल भंजिका प्रमुख हैं। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु और राजकवि थे। राजशेखर महिपाल प्रथम के काल तक राजकवि रहे थे। तो याद रखिएगा, बाल रामायण के लेखक राजशेखर थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।